Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले पर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो टर्म है फ्लक्स, ठीक है जी, ये लातीनी ज़ुबान से लिया गया लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग हमारे पास है बेटा फ्लो। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है फ्लो किसका। तो देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक हो गया जी, कि किसी मटेरियल में से, ठीक है जी, किसी प्लेन में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं, वो इसका क्या है स्टूडेंट, फ्लक्स है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन है स्टूडेंट हमारे पास इसकी। पहली है स्टूडेंट फिजिकल डेफिनेशन, सेकंड है हमारे पास इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ठीक है जी, तो फिजिकल डेफिनेशन जो हमारे पास है स्टूडेंट, देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो सेकंड हमारे पास है इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई किसके बराबर है जी, ई डॉट ए की। अब डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, तो ये जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास है ये स्टूडेंट स्केलर है। ठीक है जी, जो इसकी नेचर है फिजिकल क्वांटिटी की वो स्केलर है। क्लियर हो गई बात। अब आप सोच रहे होंगे कि जी एरिया जो है वो तो स्केलर है, लेकिन सर ने कहा कि एरिया क्या है, वेक्टर। ठीक है जी, तो टर्म होती है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, देखें, एरिया वेक्टर की दो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हैं जी कैरेक्टरिस्टिक, कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस। कोई सरफेस या प्लेन, ठीक है जी, उसके नॉर्मल जो वेक्टर होगा, ठीक है जी, लेट ये मेरा जो हाथ है ये प्लेन है, तो इसके नॉर्मल जो वेक्टर ये क्या है जी, एरिया वेक्टर। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस सरफेस के एरिया के बराबर है। सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। क्लियर हो गई जी बात। तो आगे देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस। जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ द डायरेक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है जी, तो ये एक सरफेस बनी हुई है। ठीक है, इसके आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल ये जो एंगल बन रहा है कितना है जी, 90 का, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। ये क्या है स्टूडेंट, ई एफ एल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, 1 2 3 4। तो मैं कहूँगा इसका फ्लक्स कितना है, 4 है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। तो देखें कि जैसा कि आपने अभी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस की कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है जी, ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो डिपेंडेंस जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो दो फैक्टर्स पे स्टूडेंट्स जो है हमारे पास, ठीक है जी, मेनली डिपेंड करती हैं। ठीक है जी, और हमारे पास एक थर्ड फैक्टर भी है, वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है जी, फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो देखें, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। एक तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पे, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। दूसरा एरिया ऑफ द सरफेस पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है जी, थर्ड मेनली तो इन दो पर है, लेकिन जो थर्ड है वो बड़ी ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है कि यही तो बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम होगा या हमारे पास मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा। तो देखें, ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस, ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस मीन के हमारे पास जो थीटा है, एंगल है ई और ए के दरमियान, वो कितना होगा। ठीक है जी, तो मेनली ये तीन फैक्टर्स हैं। देन हमारे पास है जी यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है जी, तो यूनिट जो है स्टूडेंट वो सिंपली है, देखें फार्मूला लिखा हुआ है हमारे पास, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था, यूनिट न्यूटन पर कूलम प्रीवियस लेक्चर में। एरिया जो है ये होता है मीटर स्क्वायर, और थीटा जो है ये रेडियन है। ठीक है जी, डायमेंशन लेस है, तो यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं इधर मैंने मेंशन कर दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो स्टूडेंट जो इसकी डायमेंशन है वो हमारे पास होती है एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1। अब ये डायमेंशन मैंने कैसे सॉल्व की, तो ये आपके सामने सोल्यूशन है। तो देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो मैं सबसे पहले इनके बेस यूनिट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखें,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। क्लियर। न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ बाय यूजिंग F इज इक्वल टू MA, किसके बराबर लिख सकता हूँ जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। और करंट के फार्मूले से 10th में आपने पढ़ा, ठीक है जी, आगे भी पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 13 में, कि Q होता है IT, तो कूलम होगा एम्पेयर सेकंड के बराबर। ठीक है जी। तो इधर मैंने पर कूलम की जगह लिख लिया पर एम्पेयर पर सेकंड, और ये मीटर स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ गया, रिपीट हो गया। ठीक है जी। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, किलोग्राम, ठीक है जी, मीटर एक ये रहा और एक मीटर ये, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर और इसकी पावर 1 है, तो क्यूब। ठीक है जी। S माइनस और S माइनस 1 S माइनस 3, और ये आ गया ये -1, तो डायमेंशन हमारे पास आ गई ML क्यूब। ठीक है जी। T माइनस 3 A माइनस 1। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कुछ केसेस हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो पहला केस है जी केस 1, जिसमें मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है जी। अब स्टूडेंट पहले तो आपने कंसेप्ट जो है वो अपने माइंड में याद रखना है, किसका, एरिया वेक्टर का और प्लेन का। देखें, जब मैं कहूँ कि जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है ये लेट से क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये प्लेन इनके परपेंडिकुलर है, तो इट्स मीन जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर तो इसका नॉर्मल होना चाहिए ना। ये रेड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है जी। ये क्या है, ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एरिया वेक्टर और इन फील्ड लाइंस के दरमियान तो एंगल 0 है, लेकिन प्लेन परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो जब लिखा जाए कि प्लेन परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस के, तो मीन एरिया वेक्टर क्या है, पैरेलल है। लेकिन अगर वो कहे कि प्लेन पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, अब प्लेन क्या है, पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो एरिया वेक्टर जो है वो पैरेलल है। पैरेलल होगा तो एंगल कितना होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, 0। तो सॉल्व करते हैं जी। फाई होता है EA कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है, 0, तो मैं इधर प्लेस क्या कर रहा हूँ, 0, और कॉस 0 पे स्टूडेंट होता है 1। तो मेरे पास ये जो आंसर आ गया ये तो मैक्सिमम फ्लक्स है। ठीक है जी। इसी तरह सेकंड केस है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 कब होगा। तो देखें इस केस में जब प्लेन जो है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, लेकिन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास कितना है जी, 90। ठीक है जी। तो इस केस में देखें जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू EA कॉस थीटा। अब थीटा की जगह आ गया 90, और कॉस 90 पे क्या आता है स्टूडेंट, ये तो 0 होता है, तो इधर आ गया 0, मीन के जो फ्लक्स है वो हमारे पास 0 है। ठीक है जी। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा हमारे पास वो क्या होगा स्टूडेंट, 0। थर्ड है एट एनी एंगल एट एनी ओरिएंटेशन। ठीक है जी। जब ना एंगल 0 का है, ठीक है जी, ना हमारे पास 90 का है, तो क्या होगा जब एंगल थीटा है। तो देखें आपने फर्स्ट ईयर में टॉपिक पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट का, जहाँ पे हम वेक्टर को रिजॉल्व करते थे उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, इफेक्टिव कंपोनेंट्स में। ठीक। तो इस ए के स्टूडेंट्स 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक ए कॉस थीटा और एक कौन सा होगा, ए साइन थीटा। तो आप देखें ए कॉस थीटा जो है वो इफेक्टिव कंपोनेंट है, ई की डायरेक्शन में है। तो मैं फाई को लिख सकता हूँ E इंटू ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी, कि फर्स्ट कंपोनेंट एंड द सेकंड कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ E A कॉस थीटा, और ये तो बराबर है E डॉट ए के। तो इट्स मीन ये प्रूव भी हो गया कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है जी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें अब आपने देखा कि हमने बहुत सारे MCQs डिस्कस किए, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एज अ लॉन्ग भी आर्टिकल पेपर में आ सकता है। तो आपने लेकिन इसको शॉर्ट और MCQs के एतबार से स्टूडेंट्स अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि एट विच एंगल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एट विच एंगल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आपने कमेंट में ये एंगल बताना है। ठीक है जी, कि किस एंगल पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होना चाहिए। ठीक है बेटा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।